हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान। और जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में सर ने बता ही दिया था कि जो हम एक मेगा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके तहत कंप्यूटर जो पढ़ाएंगे सर पढ़ाएंगे, और मैथ्स और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो संदीप शुक्ला सर के पास है, और जीएस वाला जितना भी है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हम जीएस सीरीज़ के अंतर्गत ही, क्योंकि जीएस में टोटल जो सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो 10-11 सब्जेक्ट है, और एमपी पुलिस, पटवारी, एसआई और एमपी पीएससी के अगर हम बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो एमपी है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से ही, और बाकी धीरे धीरे करके इन सब्जेक्ट को हम ख़त्म करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो 1956 को मध्य प्रदेश का गठन क्यों हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। अब इसकी कहानी जानने के लिए आपको राज्यों का पुनर्गठन देखना होगा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश का गठन छुपा हुआ है। तो उसको हम देख लेते हैं आज, पर कल से हम मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को, उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है वो राज्यों का पुनर्गठन है, जिसमें आप अगर देखें तो भारतीय संविधान का एक टॉपिक ही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। या मध्य प्रदेश की बात करें तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश का गठन क्यों हुआ है और गठन 1956 को ही क्यों हुआ है। तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो हम देखते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमको एक टॉपिक जो है उसकी पूरी जानकारी चाहिए। आज हम इसको समझेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ठीक, क्योंकि इसी में मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ है। अब देखेंगे हम कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में टोटल 562 देसी रियासतें थी। इन 562 रियासतों को भारत में तो मिला लिया गया था, हालांकि जब परेशानी आई तो 3 रियासतों में बहुत ज़्यादा आई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये बाद में मिले धीरे धीरे, ठीक है ना। जूनागढ़ जनमत संग्रह से, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर जो है वो हस्ताक्षर से जो था वो भारत में मिला लिया गया था। इस प्रकार 562 देसी रियासतों को तो मिला लिया गया। अब समस्या ये हुई कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, कैसे करें। अब इस समय जो जन आकांक्षा थी, मतलब जो लोगों की आकांक्षा थी, जन आकांक्षा ये कह रही थी कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जन आकांक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस समय संविधान सभा थी, और संविधान सभा का गठन हो चुका था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे S.K. धर, श्याम कृष्ण धर इनका पूरा नाम है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है। कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति है। इनको इस 4 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जिनका मुख्य कार्य क्या था? तो जिनका मुख्य कार्य था कि जो भाषाई आधार पर जन आकांक्षा जो बोल रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये सही है, या दूसरा विकल्प जो है वो है प्रशासनिक आधार, उस पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसके धर समिति जो बनी थी वो बनी थी 1947 में, 1947 में गठन किया गया इसका। और इसकी जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आई 1948 में, दिसंबर 1948 में, ठीक है ना। कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, दिसंबर 1948 में आई। इसका कहना था, जो एसके धर समिति थी या भाषाई प्रांत आयोग जो था, इसने कहा कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए, का गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट आई एसके धर समिति, ये तो जन आकांक्षाओं के विपरीत हो गई। तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिल रहा था, या स्टार्ट हो चुका था इसका विरोध एसके धर समिति का। क्यों? क्योंकि जन आकांक्षा चाह रही थी, या निश्चित तौर पे हम देखें तो भारत की जनता चाह रही थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, और एसके धर समिति बोल रही थी कि क्या होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए।
अब जैसे ही विरोध स्टार्ट हुआ, दिसंबर 1948 में ही, इस समय सत्ता में थी कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस समिति बनी एक। ये कांग्रेस समिति इसलिए बनाई गई कि जो एसकेधर समिति है, एक तो इसकी क्या कर सके एसकेधर समिति की, तो एसकेधर समिति की समीक्षा हो सके, और दूसरा ये भी बता सके कि राज्यों का जो गठन होना है वो किस आधार पर होना है। इन दोनों चीजों को लेकर चलना था कांग्रेस समिति को। और कांग्रेस समिति जो थी, इसका एक और नाम मिलता है जेवीपी समिति। इसके सदस्य के नाम पर ही इसको नाम दे दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जब 1948 दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन किया गया, और इसके पास दो मुद्दे थे, एक तो एसकेधर समिति जो है उसकी समीक्षा करना था कि वो सही है या गलत, या दूसरा ये बताना था कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट जो आई कांग्रेस समिति या जेवीपी समिति की, वो आई अप्रैल 1949 में। इसने भी कहा कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो गठन किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर। इन दोनों समितियों की अनुशंसा के बाद अब लगभग भारत में ये तय हो चुका था कि राज्यों का जो गठन होगा वो किस आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार पर। भारत की जनता चाह रही थी, जन आकांक्षा चाह रही थी कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, तो राज्यों का जो गठन होना चाहिए भाषा आधार पर होना चाहिए। अब इस बात को तय मान लिया गया था लगभग कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होगा, और एक बार राज्यों का गठन हो गया तो वापस तो राज्यों का गठन होना नहीं है। इसीलिए इन दोनों समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के एक व्यक्ति है श्री पोट्टी रामल्लू, इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया तेलुगु भाषियों के लिए, कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। इस बात को लेकर पोट्टी श्री रामल्लू जो थे, ये क्या हुआ, तो ये आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने कहा या तो सरकार मेरी बात मान ले, या मैं तब तक आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा तब तक सरकार ये नहीं बोल दे कि तेलुगु भाषियों के लिए हम एक अलग राज्य कर दें। अब हुआ ये कि ये बोल दें हम, कि सरकार को लगा कि जो पोट्टी श्री रामल्लू है ये आमरण अनशन तोड़ देंगे, और पोट्टी श्री रामल्लू को लगा कि सरकार इनकी बात मान लेगी, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके बीच में ही क्या हुआ, पोट्टी श्री रामल्लू जो थे इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। अब जो आंदोलन अभी तक अहिंसक था वो इनकी मृत्यु के बाद हिंसक आंदोलन बन गया। जैसे ही ये आंदोलन हिंसक बना या हिंसक रूप धारण कर रहा था, उसी समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि भारत में तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का गठन कर दिया जाएगा जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। अब यहाँ पर घोषणा हो चुकी थी कि भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक पूरा आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है ना। इसके आगे मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये देखो आप, ये जो घोषणा हुई उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भी हो गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ है। तो बहुत बार पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था, और इसकी जो तत्काल राजधानी थी वो राजधानी थी कर्नूल। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, पूरे भारत में मांग उठने लग गई अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं को लेकर कि राज्यों का गठन होना चाहिए। इसी मांग को देखते हुए वापस से एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, ये समिति या ये आयोग जो है ये 3 सदस्य था, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य।
इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, और सदस्य जो थे वो 2 थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग की यदि पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो ये बना था 1953 में। इसकी रिपोर्ट कब आई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो आई है वो आई है 1955 में। और जब रिपोर्ट आई तो इसने कहा कि भारत में टोटल राज्यों का गठन होना चाहिए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात इन्होंने बोली कि भारत में टोटल कितने राज्य बनना चाहिए, तो 16 राज्य बनने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही, ये तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट हो गया इसका, और सेकंड पॉइंट ये बोलता है इस रिपोर्ट में, जब बोला गया है कि जो राज्य 4 श्रेणी में विभक्त है उनको क्या कर देना चाहिए, तो उनको चारों राज्यों को ABCD, ये 4 श्रेणियां थी जिनमें राज्यों को विभक्त किया गया था, इनको समाप्त कर देना चाहिए, मतलब चारों श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, चारों श्रेणियों को समाप्त करके भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना देने चाहिए। ये इनकी रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट को निश्चित रूप से संसद में ले जाया जाएगा, और संसद में जब रखा गया इसको, तो इसका नाम हो गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, ये अधिनियम आया रखा गया संसद में 1956 में, 1956 में। देखो तीनों चारों चीज़ें ध्यान रखना हम। जब वो बोले कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना 1953, रिपोर्ट कब आई 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ 1956 में, जिसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला तो चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, और दूसरा क्या किया गया, तो दूसरा इसके अंतर्गत जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी उनको, राज्यों को 14 कर दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए। ठीक है, मतलब 1956 की यदि मैं बात करता हूं कि 1956 में कितने राज्य बने, तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। दूसरा, चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। यहां तक पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, फिर एक बार बता रहा हूं मैं आपको शुरू से। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था, तब टोटल 562 रियासतें थी। उन 562 रियासतों का वापस से पुनर्गठन करना था और राज्यों का निर्माण करना था। इसीलिए भाषाई प्रांत आयोग का गठन 1947 में किया गया एस.के. धर आयोग, एस.के. धर की अध्यक्षता में। ये जो आयोग बना, इसको बताना था कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना है। एस.के. धर आयोग जो था, या हम बोल सकते हैं कि भाषाई प्रांत आयोग जो था, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होकर किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर। अब जन आकांक्षा इस समय यह बोल रही थी कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट विपरीत आई। इसी कारण से उस समय सत्ता में थी कांग्रेस। कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसका नाम था कांग्रेस समिति या जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसके 2 कार्य थे। पहला तो समीक्षा करना था एस.के. धर की, और दूसरा क्या था, तो राज्यों का गठन किस आधार पर हो ये बताना था। जब जेवीपी समिति की रिपोर्ट आई, ये दिसंबर 1948 को गठित की गई और अप्रैल 1949 को इसकी रिपोर्ट आ गई। इसमें भी जो राज्यों का गठन का आधार माना, वो इन्होंने प्रशासनिक आधार मान लिया। दोनों रिपोर्ट जब आ चुकी थी और दोनों में प्रशासनिक आधार बताया गया था, मतलब निश्चित हो चुका था कि भारत में राज्यों का गठन किसे होगा, तो प्रशासनिक आधार पर होगा। इसी बात को लेकर मद्रास के एक व्यक्ति थे पोटी श्रीरामल्लू,
वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। और उनकी इस आमरण अनशन में 56वें दिन, कहीं पर आपको 56 मिलेगा, कहीं पर 58 मिलेगा, 56वें दिन 56वें दिन उनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। जैसे ही पोटी श्री रामल्लु की मृत्यु हुई, ये जो आंदोलन अभी तक अहिंसक था अब हिंसक हो गया, और जैसे ही हिंसक हुआ और आगे नहीं बढ़ गया, इसलिए तत्काल जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाएगा, और बना दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, और उसकी तत्काल राजधानी क्या बना दी गई? कर्नूल। मतलब अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो यहां पर आप लिख दो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य। प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक, जैसे ही आंध्र प्रदेश गठित हुआ, पूरे भारत में मांग उठने लग गई, पूरे भारत में मांग उठने लगी। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक, इसकी रिपोर्ट आई 1955 में। इसने 2 बातें बोली कि चारों श्रेणियों को समाप्त कर दो और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है इनको बना दिया जाए। चारों श्रेणी A, B, C, D। ए के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत थे, बी के अंतर्गत बड़ी देसी रियासतें थी, सी के अंतर्गत छोटी देसी रियासतें थी, और डी के अंतर्गत इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा था। तो इन चारों को समाप्त करने की बात कही और भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही 1955 में। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ 1956 में हुआ, जिसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, और ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश चारों श्रेणियों को समाप्त करने के बाद बने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग, फिर व्हाट्सएप। उन्नीस तक हम आ गए। अधिनियम जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमने देखा, 14 राज्य बन गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब हम राज्यों का गठन के अंतर्गत ही देख लेते हैं बाकी के राज्य कब कब बने हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनकी स्थापना थोड़ा से हम देखेंगे। देखना, आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। आम गुनाही मेघ मंत्र सी मिर्गी, मेघ मंत्र सी मिर्गी देकर छत से उतरकर झारे में तलता है। ये जब आप 1-2 बार लाइन बोलोगे तो अपने आप लाइन याद हो जाएगी, और ये लाइन याद होगी मतलब आपको राज्यों के गठन अपने आप याद हो जाएंगे। देखो 1956 में जो 14 राज्य है उनको मैं छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पूरे राज्य याद हो गए तो आप 1956 में जितने राज्य गठित हुए उनको अपने आप निकाल लोगे। अगर ये आपको पूरे याद है तो बाकी के जो बचे वो कब गठित हुए होंगे? 1956 में। तो हम 14 राज्यों की बजाय इन राज्यों को याद करते हैं। देखो, सबसे पहला अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। सेकंड राज्य की हम बात करते हैं कि सेकंड राज्य कौन सा बना था उसके बाद, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कब गठन हुआ? 1960 में। फिर गुजरात। गुजरात का कब गठन हुआ? तो गुजरात भी बना था 1960। ठीक, उसके बाद ना से आ जाएगा नागालैंड, 1963। फिर आ जाएगा हरियाणा, हाँ से 1966। फिर ही से आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971। उसके बाद मेघ पूरा लेंगे हम, मेघालय, म से मणिपुर और त्र से त्रिपुरा।
इन तीनों राज्यों के गठन की मैं बात करता हूं तो तीनों का हुआ है 1972, 1972 में। आगे आता हूं मैं, मी से आ जाएगा मिजोरम 1987। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहां अरुणाचल प्रदेश जो है, र से क्या लिखेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसका भी गठन हुआ है 1987 में। इन दोनों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का गठन जो हुआ है वो हुआ है 20 फरवरी 1987 को। जबकि गी से जो लिखेंगे हम गोवा, गोवा का गठन भी 1987 में हुआ है, पर ये जो हुआ है ये हुआ है 30 मई को, इसलिए हमने गोवा को बाद में लिखा है। जबकि आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो, दोनों एक डेट है 20 फरवरी, पर गोवा कब है, 30 मई 1987। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक एक शब्द छोड़कर चलना है, जिसे देकर मैंने छोड़ा। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत से आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भी गठन 2000 में, आगे बता रहा हूँ डेट। उत्तरकर, फिर मैंने से छोड़ा, उत्तरकर उत्तराखंड, इसका भी गठन हुआ है 2000 में। फिर झारे से झारखंड, इसका भी गठन हुआ है 2000 में। ठीक, पर यहां विशेष ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 और झारखंड जो है इसका 15 नवंबर 2000। तो ये भी क्रम याद हो गया। ठीक, फिर मैं छोड़ दिया हमने तेलंगाना, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। देखो भारत का, ये ज्यादा पूछता है कि भारत का 25वां राज्य कौन सा है। 25वां राज्य कौन सा है, गोवा। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। मतलब अगर देखा जाए 2 जून 2014 के बाद तो राज्य जो थे वो टोटल कितने हो गए थे, 29 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। वर्तमान आप स्थिति देखते हो तो वर्तमान स्थिति में क्या है, तो वर्तमान स्थिति में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। उनको हम देख लेते हैं। ये यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हमने 2 जून 2014 तक तो देख लिया था, तो 2 जून 2014 से लेकर अगर मैं बात करता हूं 31 अक्टूबर 2019 तक की, तो 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो सबको याद होगा 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया था दो, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो मैं बोल दूं 2 जून 2014 से लेकर 30 अक्टूबर, छोड़ो 31 को तो हो गया था, 30 अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य और कितने, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश, ये बात समझ में आई। 31 अक्टूबर को क्या घटना घटी, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो था इसको क्या कर दिया गया, तो जो जम्मू कश्मीर था इसका विभाजन कर दिया गया 2 भागों में और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया। कौन से 2 भाग, तो एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इन 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर हट गया, एक राज्य जो था, तो हमारे टोटल राज्य थे 29 में से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7, 2 और बढ़ गए, जम्मू कश्मीर 8 और लद्दाख 9, तो ये कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हम वर्तमान में जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश कहाँ गया, तो देखो आप, फिर आपको एक डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 2020। फिर एक परिवर्तन हुआ,
26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया। किस किस को मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया। दोनों पहले अलग अलग राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश। एक दादर नागर हवेली था और एक दमन और दीव था। इसको ऐसे लिख लो ताकि और अच्छा रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव, ठीक, ये अलग अलग थे। इन दोनों को मिला दिया गया तो अब एक हो गए। तो 9 से कितने हो जाएंगे? 8। मतलब 26 जनवरी 2020 के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हम वर्तमान स्थिति में आ गए, जो आज भी है। क्या है? तो आज भी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले 1947 562 देसी रियासतें थी, ठीक है ना। एक फिर से देख लो, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम वापस से। देखना 1947 में, कोई बात, 1947 में 1947 में 562 देसी रियासतें थी। 1947 में ही एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था भाषाई प्रांतीय आयोग, एस.के. धर की अध्यक्षता में। क्या काम था? तो राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। रिपोर्ट आई 1948 दिसंबर 1948 में। इन्होंने जो समिति की जो सिफारिश थी वो ये थी कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। जबकि जन आकांक्षा बोल रही थी कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसी समिति की वापस से समीक्षा करने के लिए और जन आकांक्षा को देखते हुए सत्ता में थी कांग्रेस सरकार। उसने कांग्रेस समिति बनाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीनों को मिलाकर, जिसका नाम इन्हीं के नाम के शुरुआती अक्षरों पर रखा गया, जेवीपी समिति। इसकी रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 को। इसने भी यही कहा कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। दोनों की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषी पोटी श्रीरामल्लू जो हुए, उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट करा। 58वें दिन या 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण हिंसक आंदोलन होने लगे, जिसके कारण से जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बन जाएगा। हुआ भी। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश और उसकी तत्काल राजधानी बनी कर्नूल। बस जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, पूरे भारत में मांग उठने लगी। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में, जिसका काम जो था ये यही था कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, क्योंकि अब ये तो तय हो चुका था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा। जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इनकी रिपोर्ट आई 1955 में। 2 मुख्य सिफारिश थी कि जो ABCD श्रेणी में बटे हुए इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में, जिसमें चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और भारत में टोटल राज्य बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब ये बना दिए गए तो बाद में राज्यों का समय समय पर गठन हुआ है। उन राज्यों का हमने क्रम देखा है ट्रिक से। आम गुनाही मेघ मंत्र सी मिर्गी देकर छत से उतर कर तलता है। आप एक लाइन इसको 2, 4, 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। इससे आपको पूरे राज्यों के क्रम याद हो जाएंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके पीछे की कहानी देखी हमने कि 2 जून 2014 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है, इससे राज्य का दर्जा जो है वो छीन लिया गया और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये दोनों क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य चला गया, तो हम 29 में से एक जम्मू कश्मीर को माइनस कर दें, 28 बचे। फिर 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर भी बन गया, लद्दाख भी बन गया, 8 और 9 हो गए। तो टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कब तक रहे? तो 26 जनवरी 2020 तक।
26 जनवरी 2020 को एक और परिवर्तन लागू हो गया कि अब दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया और दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जिसकी राजधानी बना दी गई दमन। ठीक, अब एक हम इसमें से दो में से एक, दोनों को मिलाकर एक करा गया तो एक माइनस कर देंगे, 9 में से एक माइनस करा तो कितना आ गया 8। तो यहां पर वर्तमान स्थिति जो भारत की है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक की स्थिति आपको पूरी क्लियर होगी। हम थोड़ा बहुत जानेंगे, अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। दादर नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये जो करंट अफेयर जो है उससे रिलेटेड करके भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहां पर इस टॉपिक को भी हम जान लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। अब देखो, जो 562 रियासतें तो देख ही ली थी हमने, उसके बाद कुछ बस्तियां जो थी फ्रांस के पास थी हमारे भारत की और कुछ पुर्तगालियों के पास रह गई थी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पुदुचेरी की। पुदुचेरी के बारे में बात करें तो पुदुचेरी जो थे ये फ्रांस के पास बस्तियां थी, या मैं बोल दूं कि फ्रांस के अंडर में थी। पुदुचेरी में टोटल जो थे 4 बस्तियां थी छोटी छोटी। पुदुचेरी, कराईकल, यनाम और माहे। देखो ये बटा हुआ भी अलग अलग है। ये दोनों बस्तियां तमिलनाडु में हैं। यनाम जो है आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है ये केरल में है। ठीक है। 1947 को देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद भी फ्रांस ने हमको ये बस्तियां कब सौंपी? तो 1954 में बस्तियां सौंप दी। फ्रांस के द्वारा इन चारों बस्तियों को भारत को कब दे दिया गया था? क्योंकि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय ये फ्रांस के कब्जे में थे, तो अभी तो अधिकार फ्रांस का है। पर लगातार बात करने के दौरान क्या हुआ? तो 1954 तक फ्रांस सरकार भारत को सौंपने के लिए मान गई। 1954 में सौंप दी और 1956 में हस्ताक्षर कर दिए इसने दस्तावेजों पर, मतलब लीगली तरीके से पुदुचेरी जो संघ है वो भारत में मिला लिया गया। इसको भारत में मिला लिया गया 1956 में। 1956 से लेकर 1962 तक ये इन राज्यों का जो था सभी राज्यों के पास था। पर बाद में 1962 को पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। कब बनाया गया? 1962 को। तो पुदुचेरी के बारे में हमने इसलिए जाना क्योंकि ये फ्रांस के पास थी। तो हमने कौन कौन सी बस्तियां किससे ली है? तो फ्रांस से, जैसे कि पुर्तगाल की हम बात करेंगे तो गोवा और दमन दीव हम उनसे लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ पुदुचेरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पुदुचेरी किसके पास था? फ्रांस के पास था। 4 बस्तियां थी, पुदुचेरी, कराईकल, यनाम और माहे, जिसमें से पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, यनाम आंध्र प्रदेश में स्थित है और माहे केरल में स्थित है। 1954 में फ्रांस के द्वारा भारत को ये चारों बस्तियां सौंप दी गई और इससे संबंधित हस्ताक्षर 1956 में कर दिए गए और भारत के द्वारा 1962 में पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, बना दिया, गठन कर दिया गया। ठीक, ये पुदुचेरी की बात हुई। इसके बाद आगे हम देखते हैं गोवा, गोवा और दमन दीव। देखो, गोवा और दमन दीव को देखते हैं तो गोवा और दमन दीव जो था ये पुर्तगालियों के पास था और पुर्तगाली यहाँ पर भारत को ये दोनों क्षेत्र सौंप ही नहीं रहे थे। लगातार बात करने के दौरान भी उनके जो हाव भाव थे उससे भी लग रहा था। फिर बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी पुर्तगाल जो था उसने इन बस्तियों को देने से मना कर दिया गया। इसीलिए इन बस्तियों को लेने के लिए 1961 में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। और जब ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय के तहत पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस भेजी गई और गोवा और दमन दीव पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, गोवा और दमन दीव समझ में आया।
इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा ये बन जाता है कि भारत के सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, और सबसे बाद में कौन गए, पुर्तगाली। मतलब भारत में सबसे लंबे समय तक कौन से विदेशी रहे, तो पुर्तगाली रहे। ठीक है, इसके बाद देखो आप, जब 1961 में गोवा जो था वो भारत के पास आ चुका था, तो 1961 में ही गोवा को क्या कर दिया गया, तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसी में शामिल कर दिया गया दादर नागर हवेली को। तो कोई इशू नहीं है, इन दोनों क्षेत्रों को हमने पुर्तगाली से लिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। समस्या कब हुई, जब 1987, अभी हमने पढ़ा कि 1987 को गोवा को 25वें राज्य के रूप में क्या मिल गया, तो उसका गठन कर दिया गया। तो अभी तक केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में गोवा क्या बन गया, तो गोवा बन गया राज्य। बचा कौन, दमन और दीव। तो 1987 में दमन और दीव स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखो थोड़ी सी स्थिति जान लो आप गोवा की। गोवा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर पर है, देखा ही होगा आप लोगों ने मैप में। दमन की बात करूं तो दमन जो है ये गुजरात के बलसाड़ जिला है, जस्ट उसके पास में। मतलब ये किसके पास है, तो अगर दमन देखा जाएगा तो दमन, वर्तमान स्थिति दमन की देखी जाएगी, दमन कहाँ पर अगर पूछ ले तो ये गुजरात में है, गुजरात के तट पर है और गुजरात का एक जिला है बलसाड़ जिला। पास वाला क्षेत्र है, कौन सा है, दमन। और दूसरी बात, अगर दीव की बात करता है, मैं इधर लिख रहा हूं दीव, वहां पर बताने की अपेक्षा दीव की अगर आप देखोगे मैप में तो मुंबई से जस्ट ऊपर या मुंबई के आसपास आपको दिखेगा दीव। कहां दिखेगा, मुंबई के पास। इस प्रकार से दमन और दीव जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 1987 को स्वतंत्र। पर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि क्या हुआ है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है 26 जनवरी 2020 को। इसको क्या कर दिया गया, तो दादर नागर हवेली और दोनों को मिला दिया गया। इतना सब समझ में आ गया होगा। गोवा और दमन दीव, एक बार फिर देखो आप, गोवा और दमन दीव दोनों क्षेत्र पुर्तगालियों के पास थे। लगातार प्रयास करने के बाद भी पुर्तगाली इसको भारत को नहीं सौंपना चाह रहे थे। इसी कारण से ऑपरेशन विजय चलाया गया और पुलिस कार्रवाई की गई और ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा और दमन दीव को क्या कर लिया गया, पुर्तगालियों से छीन लिया गया। उसी समय हमने इसको क्या बना दिया गया था, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बाद में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसे ही राज्य का दर्जा दिया गया, पहले इसमें गोवा में दमन दीव शामिल था। दमन दीव अब क्या बन गया, स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश। पहले भी केंद्र शासित प्रदेश था 1961 में भी, परंतु ये किसके अधीन था या किसके साथ सम्मिलित था, गोवा के साथ सम्मिलित था। अधीन तो नहीं बोल सकता हम, सम्मिलित था गोवा के साथ। ठीक, 1987 में स्वतंत्र बन गया, पर फिर से 26 जनवरी 2020 के बाद में दादर नागर हवेली और दमन दीव वापस से मिला दिए गए। यहाँ तक की कहानी जो दमन दीव है उसकी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दमन दीव और गोवा की। अब दादर नागर हवेली भी देख लो। दादर नागर हवेली, पहले तो देखो ये क्षेत्र कहाँ आता है, तो दादर जो है तीनों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। और नागर हवेली की बात करता हूं तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का हिस्सा है। बीच का हिस्सा। दादर नागर हवेली की मैं बात करूं कि दादर नागर जो हवेली है ये 1779 से 1779 से लेकर 1954 तक जो है 1954 तक
ये पुर्तगालियों के पास थी। पर जैसे ही फ्रांस ने हमको कुछ बस्तियां दी थी, इसने भी दादर और नागर हवेली को भारत में दे दी थी बस्ती, और भारत के द्वारा 1961 में ही इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। क्या करा? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1961 में। और अभी हमने लिखा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को सम्मिलित करके एक नए केंद्र शासित प्रदेश या इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक, यहाँ तक की कहानी भी पूरी हो गई। अब जो हमारे पास बचे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो हम जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं, तो पूरा लद्दाख भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष किसी दिन क्लास ले लेंगे, या हम जब संविधान पढ़ेंगे उसमें पूरा पढ़ लेंगे। सिर्फ आज थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पर कि 370 अनुच्छेद कब लागू हुआ, कब हटाया गया और कब जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 राज्य बना दिए गए। थोड़ा सा हम देखेंगे, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे पूरी। जम्मू कश्मीर थोड़ी सी कहानी है, देख लो आप। 14 अगस्त 1947 को जो था पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था। इन दोनों के आज़ाद होने के बाद भी जम्मू कश्मीर जो आज़ाद हुआ था, जम्मू कश्मीर को जो स्वतंत्रता मिली, उसके लिए हम पढ़ते हैं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हुआ। लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि या तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ हो जाए या जम्मू कश्मीर भारत के साथ हो जाए। जब हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये इनके पास गए भी सही, राजा हरि सिंह के पास, और समझाया इनको कि संभव ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। इस हरि सिंह थे, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि यदि मुझ पर पाकिस्तान अटैक करता है तो मैं भारत में मिल जाऊंगा, और भारत अटैक करेगा तो मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। माउंटबेटन ने कहा कि ये संभव नहीं है, आपको किसी एक राज्य के साथ, ये नहीं कहा उन्होंने भारत के साथ मिलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, किसी एक देश में शामिल हो जाना चाहिए। पर हरि सिंह अपनी बात पर अडिग रहे, या हम बोल दें कि उन्होंने अपना जो निर्णय ले लिया था उस पर वो अडिग थे कि अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। इसी कारण से एक अलग, हम बोल सकते हैं इस समय के अलग देश या अलग राज्य बन गया। 26 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र हुआ जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद की परिस्थिति ये बनी, पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर कबीलाई हमला कराया गया, क्योंकि अगर सेना हमला करेगी तो पाकिस्तान, अगर सेना हमला करती है पाकिस्तानी, तो हरि सिंह अपने क्षेत्र को, मतलब जम्मू कश्मीर को विलय के हस्ताक्षर कर देंगे भारत के साथ। इसलिए इन्होंने कुछ कबीलाई लोगों को बुलाया, या हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी जो सेना थी उसको कबीलाई वेशभूषा में भेज दिया। उसका रीज़न ये था कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से वो अटैक करेगी, सबसे पहले सहायता हरि सिंह किसके द्वारा मांगेंगे? तो वो मांगेंगे मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान के लिए। और जो ये वेशभूषा में अगर देखा जाए यहाँ पर, जो पाकिस्तानी सेना थी इसको निर्देश थे कि आप थोड़े समय के लिए जाओगे, वापस पीछे हट जाओगे। पर हुआ ये कि ये सेना जो थी वो लगातार आगे बढ़ती रही, या जो कबीलाई लोग थे ये लगातार आगे बढ़ते रहे। बाद में क्या हुआ? तो बाद में 17 अक्टूबर 1949 को, या 17 अक्टूबर 1945 के पहले तक इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे हरि सिंह ने भारत में विलय के। पर आप जानते हो कि आज जो जम्मू कश्मीर है वो 2 भागों में बटा है। क्यों? क्योंकि जब कबीलाई हमला हुआ था और भारत इधर से सेना भेजने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको। जब सेना भेजी गई और लगातार भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तानी सेना लगातार पीछे जा रही थी, उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूएनओ में पहुंच गए, और यूएनओ ने कहा कि जहां पर भी दोनों सेनाएं वहां रुक जाए और वहीं पर बॉर्डर तय होगी। आज तक भी वहीं पर बॉर्डर है। उसकी पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ देख लो। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को यहाँ पर अनुच्छेद 370 लागू हो गया, और अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, इसको मतलब जम्मू कश्मीर को। और जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा मिला, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य हो गया भारत के राज्यों के तुलना में। 17 अक्टूबर 1949 को क्या हो गया? विशेष राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 1954 की मैं बात करूं, 1954, तो यहाँ पर एक और आर्टिकल लागू हो गया, 35A अनुच्छेद को लागू कर दिया गया।
आगे जाकर 5 अगस्त 2019 को इसका अनुच्छेद 370 की समाप्ति कर दी गई। मतलब सिंपल सी बात है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा कब छीन लिया गया? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। बस इसका खंड क जो है अनुच्छेद 370 का खंड क लागू है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा, उसको नहीं हटाया गया है। ठीक, तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। बस इसका खंड क लागू है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा। इसके बाद अगली प्रोसेस हुई, और अगली प्रोसेस हुई 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला तो जम्मू कश्मीर एक राज्य बना दिया गया, और दूसरा राज्य बनाया गया लद्दाख। मतलब अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहकर क्या बन गया? तो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया 2, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक, कब हुआ ये? 31 अक्टूबर 2019 को। यहां तक आगे समझ में एक सिंपल सी थ्योरी है, आपको देखना है जम्मू कश्मीर का। 26 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 लागू हुआ। 1954 में 35A लागू हुआ। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो गई, मतलब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। परंतु अनुच्छेद 370 के खंड का, मतलब इसका अनुच्छेद 1 है 370 के अंतर्गत, खंड क के अंतर्गत ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बस उस अनुच्छेद के उस उपबंध को रहने दिया गया और बाकी सब हटा दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा। यहां तक आ गया समझ में? अब जो है थोड़ा सा यहां देख लो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मैं लद्दाख बाद में बता दूं, जम्मू कश्मीर यही बता रहा हूं आपको। तो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसका एरिया जो है वो भी बढ़ गया है, तो थोड़ी सी वर्तमान स्थिति देखो जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो है इसकी सीमा की मैं बात करता हूं, तो इसकी सीमा अगर पूछी जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू कश्मीर की किसको छूती है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय की बात करोगे तो एकमात्र देश है पाकिस्तान, जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है उसकी सीमा लगती है पाकिस्तान। अगर आप बात करते हो राज्यों की, कौन कौन से राज्यों को छूती है, तो भारत के 2 राज्य हैं, एक तो है पंजाब और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। और टोटल जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद इसमें टोटल 22 जिलों। ठीक है, यहां तक आपको जम्मू कश्मीर पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? फिर देखो आप एक बार, 26 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र हुआ। फिर 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ? 370 अनुच्छेद लागू हुआ, विशेष राज्य का दर्जा मिला। 1954 को क्या हुआ? 35A लागू कर दी गई। फिर 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, अर्थात विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 370 का खंड का लागू है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत जो है उसका अभिन्न अंग माना जाएगा जम्मू कश्मीर को। ठीक, उसके बाद हमने देखा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य के रूप में नहीं हुए, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुए। और जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वर्तमान में इसमें 22 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान को छूती है। और कौन कौन से राज्य छूते हैं, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट हम राज्य पढ़ते हैं लद्दाख। अगर पहले देखा जाए तो लद्दाख तो कोई राज्य भी नहीं था और केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं था। लद्दाख जो है ये किसको अलग करके बनाया, जम्मू कश्मीर को। तो लद्दाख की गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को, पहली बात। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, वो है लद्दाख।
भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। पर लद्दाख में यदि जिले पूछे जाए कि कितने हैं, तो मात्र 2 जिले हैं, एक तो लद्दाख और दूसरा लेह, जो लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख की मैं सीमा की बात करूं कि जो लद्दाख है इसकी सीमा किसको टच करती है, तो एक तो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मामला। तो अंतरराष्ट्रीय में भारत जो पीओके वाला क्षेत्र वो लद्दाख में ही है। तो यहां पर 3 राज्यों को टच करता है। पहला पाकिस्तान, 3 देशों को, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर चीन। इन 3 देशों को, मतलब लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तीनों को छूती है। पर अगर आप राज्य की बात करते हो तो मात्र एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। किसको टच करती है? मात्र हिमाचल प्रदेश को। ये लद्दाख कंप्लीट हमारा। ठीक, इस तरह से हमने आज राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट कर लिया है। हमको पढ़ना था मध्य प्रदेश, पर मध्य प्रदेश का गठन 1956 को क्यों हुआ, उसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमने एक टॉपिक ही निपटा लिया, राज्यों का पुनर्गठन। कल से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं हम। आप सभी लोगों को धन्यवाद।